यशपुर नाम का एक खुशहाल गांव था और उसी गांव के पास फैला हुआ एक घना रहस्यमयी जंगल था, कालवन। गांव वालों का कहना था, पूर्णिमा की रात कालवन में एक श्रापित भेड़िया घूमता है। जो वहां जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। गांव से दूर शहर में एक जरूरी मीटिंग चल रही थी। लकड़ी की लंबी टेबल पर नक्शे फैले थे। स्क्रीन पर कालवन जंगल की सैटेलाइट तस्वीरें चमक रही थीं और कमरे में बैठे 5 लोग किसी बड़े फैसले की तैयारी कर रहे थे। उनमें से एक थे मिस्टर ब्लेक, यूएसए के एक बड़े नाम वाले फॉरेन इन्वेस्टर। काले सूट, चमकते हुए जूते और आंखों में मुनाफे की भूख लिए। उनके बगल में खड़े थे विक्रम मल्होत्रा, देश के बड़े बिजनेसमैन और प्रभावशाली इंडस्ट्रियलिस्ट। चेहरे पर हमेशा रहने वाली चालाक मुस्कान। विक्रम उन लोगों में से था जो जमीन, जंगल और इंसान तीनों को सिर्फ संसाधन समझता था। दूसरी तरफ खड़े थे रजत, स्नेहा और आदित्य, प्रोजेक्ट की तकनीकी टीम। रजत एक तेज दिमाग वाला सर्वे इंजीनियर, हमेशा हाथ में अपना टैबलेट लिए घूमता था। उसके पास खड़ी थी स्नेहा, शहर की एक टॉप आर्किटेक्ट जो हर चीज को सिर्फ नक्शों और डिजाइनों में देखती थी। और उनके साथ था आदित्य, डॉक्यूमेंट्री शूट करने वाला क्रू का कैमरामैन। उसे उम्मीद थी कि इस प्रोजेक्ट से उसका करियर चमकेगा। इसी बीच विक्रम अपनी भारी आवाज में बोला, मैंने तुम तीनों को एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए बुलाया है। स्क्रीन पर जो जंगल दिख रहा है उसका नाम है कालवन और ये यशपुर गांव के बिल्कुल बगल में फैला हुआ है। विक्रम ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, यह पूरा इलाका हमारी नई ग्रीन वैली इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जंगल कटेगा, रास्ते बनेंगे और यशपुर जैसे छोटे गांव, हमें उन्हें रीलोकेट कर देना होगा। उसने मिस्टर ब्लेक की तरफ देखा और बोला, और हाँ, इनसे मिलो। ये है मिस्टर ब्लेक, यूएसए के बड़े इन्वेस्टर। हमारे प्रोजेक्ट में भी इनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। ब्लेक ने मुस्कुराए हुए कहा, Nice to meet you all. ये जंगल प्रोजेक्ट सब कुछ बदल देगा। सिर्फ हमारे लिए नहीं, बाकी तुम्हारे पूरे रीजन के लिए। इस प्रोजेक्ट में मैं $1 million इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए तुम लोग सक्सेसफुल बनोगे, यही होप रखता हूँ। प्रोजेक्ट की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाने की खुशी में रजत उत्साह से बोला, सर, आपने मुझे और मेरी टीम को इस लायक समझा, उसके लिए शुक्रिया। हम पूरी जान लगाकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, ये मैं वादा करता हूं। विक्रम मल्होत्रा हल्की मुस्कान के साथ बोले, हम जानते हैं तुम कितने काबिल हो, इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट तुम्हारी टीम को सौंपा गया है। अब जाओ, आज रात ही तुम सबको यशपुर के लिए निकलना है। वहां ठहरने का पूरा इंतजाम हो चुका है। और हाँ, किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो विधायक केशव ठाकुर से मिल लेना। रजत उत्साह से भर गया और अपनी टीम के साथ तुरंत यशपुर के लिए रवाना हो गया। रजत आधी रात को अपनी टीम के साथ कार से यशपुर की ओर निकल पड़ा। रास्ता बेहद सुनसान था, इतना कि हवा भी डरते डरते बह रही हो। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था और अंधेरा जितना गहरा था उतनी ही डरावनी लग रही थी वो रात। स्नेहा ने डरते हुए कहा, ये रास्ता कुछ ज्यादा ही डरावना नहीं लग रहा? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें दूर से देख रहा हो। रजत ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे स्नेहा, तुम भी ना, ये बस जंगल वाला इलाका है, रात में ऐसा माहौल बन ही जाता है। चिंता मत करो, हम लोग साथ हैं। बीच में आदित्य बोला, साथ तो हैं, लेकिन यशपुर और कालवन जंगल के बारे में जो सुना है ना, वो मजाक नहीं लगता। उम्मीद है हमें वहां कोई सरप्राइज न मिल जाए। रजत समझाते हुए बोला, देखो, डरने की जरूरत नहीं है। गांव वालों की कहानियां अक्सर बड़ा चढ़ाकर कही जाती हैं। हमारा काम साफ है, साइट देखनी है, रिपोर्ट बनानी है और वापस लौटना है। बस इसी पर ध्यान दो। इतना कहकर रजत ने कार की स्पीड बढ़ाई और टीम यशपुर के काफी नजदीक पहुंच गई।
आखिरकार रजत और उसकी टीम यशपुर गांव पहुंच गई। सड़क के किनारे एक छोटी सी किराना दुकान खुली हुई थी जिसकी मध्यम ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। रजत ने वहीं कार रोक दी। वो सब गाड़ी से उतरे। दुकान के बाहर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था। रजत उसके पास गया और विनम्रता से बोला, भाई साहब, हमें विधायक केशव ठाकुर के गेस्ट हाउस का पता बताना था। रास्ता यहीं से जाता है क्या? अधेड़ पुरुष ने धीरे से अपना सर उठाया, तीनों को गौर से देखा जैसे उनकी पहचान पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर खरखरी आवाज में बोला, विधायक साहब का गेस्ट हाउस? हाँ, है यहाँ से आधा किलोमीटर अंदर। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में जोड़ा, गांव में नए लगते हो बाबूजी, और विधायक जी से क्या काम है? रजत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, असल में हम शहर से आए हैं। यहाँ कालवन जंगल में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की सर्वे करने के लिए भेजा गया है। विधायक जी ने ही हमारे रुकने का इंतजाम करवाया है। उसकी बात सुनते ही अधेड़ आदमी की सांस जैसे रुक सी गई। उसने धीरे से निगाहें उठाई, तीनों के चेहरे गौर से देखे, फिर होंठ सख्त करते हुए बोला, क्या कहा? कालवन? उसके स्वर में डर भी था, गुस्सा भी और चेतावनी भी। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, बाबूजी, कालवन के नाम में ही विनाश छुपा है। वहां पेड़ काटने या जमीन खोदने की सोचते भी हो ना, तो समझ लो मौत को दावत दे रहे हो। स्नेहा के चेहरे पर घबराहट उतर आई। आदित्य ने गला सूखते हुए पूछा, क्यों? वहां ऐसा क्या है? रजत को लगा ये गांव वाला खामखा की कहानी बताकर डरा रहा है, तो उसने बीच में बात काटी और बोला, इतनी फालतू की कहानियों से हम लोग नहीं डरते। हम यहाँ डरने नहीं, काम करने आए हैं। आप चिंता मत करो, हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। इतना कहकर रजत और उसकी टीम गेस्ट हाउस की तरफ निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए रजत और उसकी टीम आखिरकार गेस्ट हाउस पहुंच ही जाती है। गाड़ी रुकते ही दरवाजे के सामने दो लोग खड़े नजर आते हैं, अर्जुन और मीरा। अर्जुन करीब 27-28 साल का, मजबूत कदकाठी, काली आधी बाजू की शर्ट, धूल लगे जूते और आंखों में ऐसी गंभीर चमक जो बता देती थी कि ये आदमी जंगल और उसके रहस्यों को किसी किताब से नहीं, अपनी आंखों से जानता है। यशपुर गांव में अगर कोई ऐसा चेहरा था जो इंसान को देखते ही भरोसा दे दे, वो थी मीरा। करीब 24 साल की, हल्के भूरे लंबे बाल, आंखों में एक अजीब सी चमक जिसमें मासूमियत भी थी और गहरी समझ भी। उसकी मुस्कान सौम्य थी, पर उसके मन में छिपी बेचैनी कभी कभी आंखों में तैर जाती थी, खासकर जब बात कालवन जंगल की होती। जैसे ही रजत उतरा, अर्जुन आगे बढ़कर बोला, नमस्ते, आप लोग शहर से आए सर्वे वाले होंगे। मैं अर्जुन और ये मीरा। विधायक जी ने हमें भेजा है कि आपका स्वागत करें और आपको यहाँ तक ले आए। मीरा ने विनम्रता से कहा, रास्ता लंबा था ना, आइए, आप सबके कमरों का इंतजाम कर दिया गया है। स्नेहा ने राहत की सांस ली और कहा, थैंक गॉड, लग रहा था जैसे ये सड़क खत्म ही नहीं होगी। आदित्य ने सिर हिलाते हुए कहा, और ये जगह काफी सुनसान है। सच कहूं तो थोड़ा डरावनी भी। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और कहा, यशपुर ऐसा ही है साहब, खूबसूरत भी और रहस्यमय भी, खासकर रात को। मीरा ने तुरंत अर्जुन की ओर देखा, मानो उसे चुप रहने का इशारा कर रही हो। फिर मीरा ने नर्म आवाज में कहा, आइए, पहले अंदर चलकर आराम कीजिए, काफी लंबा सफर रहा होगा। रजत ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू, हमें भी आराम की जरूरत है। कल सुबह से काम शुरू करना है। उसके बाद सभी लोग गेस्ट हाउस के अंदर चले गए और अपने अपने कमरों में आराम करने लगे। अगली सुबह रजत से मिलने खुद विधायक केशव ठाकुर गेस्ट हाउस पहुंचे। केशव ठाकुर उम्र से 55 के आसपास होंगे, लेकिन उनकी आंखों में उम्र से ज्यादा चालाकी और स्वार्थ साफ झलकता है। चेहरा भले मुस्कुराता हो, लेकिन मुस्कान के पीछे छिपा लोभ और लालच हर किसी को महसूस हो जाता है। कालवन जंगल, जो एक समय गांव का गर्व और धरोहर माना जाता था, उसे प्रोटेक्टेड जोन होने के बावजूद बड़ी कंपनियों को रातों रात रिश्वत लेकर बेच दिया।
विधायक केशव ठाकुर ने वही अपनी बनावटी चिकनी चुपड़ी मुस्कान चेहरे पर फैलाते हुए रजत की तरफ देखा और बोले, अरे रजत जी, यहाँ आपका स्वागत है। आप लोगों का आना हमारे लिए भी एक फायदे का सौदा साबित होगा। मेरा मतलब है गांव के विकास के लिए। रजत ने हल्की सी मुस्कान बनाए रखते हुए मगर मन में सतर्कता लिए जवाब दिया, धन्यवाद ठाकुर साहब, हम बस सर्वे का काम सही तरह से करना चाहते हैं। उम्मीद है आप हमें जरूरी जानकारी और सपोर्ट देंगे। केशव ठाकुर ने अपनी मुस्कान और चौड़ी करते हुए गर्दन हिलाकर कहा, अरे बिल्कुल बिल्कुल रजत जी, आप बस काम शुरू कीजिए। यशपुर में आपकी हर जरूरत, हर सुविधा की जिम्मेदारी मेरी है। कालवन तक का रास्ता भी मैं ही आपको दिखवा दूंगा। बस रिपोर्ट में वही लिखिएगा जो प्रोजेक्ट के लिए ठीक हो। इतना कहकर केशव ठाकुर एक आखिरी बनावटी मुस्कान फेंकी और तेज कदमों से वहां से चला गया। केशव ठाकुर के जाने के कुछ देर बाद अर्जुन वहां आ गया। उसके चेहरे पर चिंता और उत्सुकता दोनों साफ छलक रहे थे। अर्जुन ने पास आकर कहा, मैंने सुना कि ठाकुर जी यहाँ आए थे, सब ठीक तो है? रजत ने जवाब दिया, हाँ अर्जुन, सब ठीक है। बस ठाकुर जी मिलने आए थे और जंगल सर्वे का काम शुरू करने को बोल रहे थे। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ रजत जी, काम शुरू कर लेना, इतनी जल्दी क्या है? फिलहाल आप गांव में नए आए हैं तो घूमे फिरें और माहौल देख लें। रजत ने तुरंत जवाब दिया, मैं यहाँ घूमने फिरने नहीं आया हूँ, मैं तो आज रात से ही काम शुरू कर दूंगा। रजत की बात सुनकर अर्जुन जैसे सहम गया। वो घबराते हुए बोला, रजत जी, आज की रात पूर्णिमा की है और ऐसे में कालवन जंगल में जाना मतलब मौत को दावत देने जैसा है। रजत हंसते हुए बोला, अरे अर्जुन, तुम भी इन सब बातों पर यकीन करते हो क्या? ये सब सिर्फ गांव वालों की फैलाई हुई मनगढ़ंत कहानियां हैं। इनमें कोई सच्चाई नहीं होती। बगल में खड़ा आदित्य ये सब बातचीत ध्यान से सुन रहा था। बीच में उसने हल्के डर में कहा, भाई, कहानियां हो या सच, रात के टाइम जंगल में जाना थोड़ा रिस्की तो है ही। रजत ने गुस्से से आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, बस करो आदित्य, हम यहाँ काम करने आए हैं, डरने नहीं। चाहे कोई आए या ना आए, मैं तो आज रात से ही काम शुरू करूंगा। रात होते ही रजत हाथों में लालटेन लेकर कालवन जंगल की ओर चल पड़ा। उसने किसी को बताए बिना ही जाने का फैसला किया था। रात पूर्णिमा की थी, पर जंगल में जो सन्नाटा पसरा हुआ था वो कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था। जंगल में गहराई तक पहुंचने के बाद रजत को बार बार ऐसा महसूस होने लगा जैसे कहीं अंधेरे में कोई अनजान आंखें उसे घूर रही हों। अचानक उसे एक तेज भयानक आवाज सुनाई दी, इतनी डरावनी कि सुनते ही रजत डर के मारे कांपने लगा। पलक झपकते ही घनी झाड़ियों से एक भेड़िया गुर्राते हुए बाहर आया। वही श्रापित भेड़िया जिसकी कहानियां गांव वाले रजत को सुनाते आ रहे थे। श्रापित भेड़िए को देखते ही रजत के होश उड़ गए। उसके हाथ पांव डर के मारे ठंडे पड़ गए, जैसे शरीर साथ छोड़ रहा हो और सांस गले में ही अटक गई हो। और फिर बिना किसी चेतावनी के श्रापित भेड़िए ने रजत पर तेजी से झपट्टा मारा और उस पर हमला कर दिया। क्या इस हमले से रजत बच पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भेड़िया पार्ट 2 लिखना ना भूलें।